हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बी लीगल चैनल में। तो चलिए एक बात बताइए कि जब हम एग्रीमेंट करते हैं कोई ज़मीन खरीदने का या कोई भी तरह का ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आ जाती है, मतलब दूसरी पार्टी को कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और वो करना होता है, तो वैसे केसेस पे जो लिमिटेशन एक्ट जो है वो कब होगा? जब वो पार्टी को उसका अपना जो काम करना था, जो परफॉर्मेंस करना था, तब से होगा, या फिर जब कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के 3 साल के तक में होगा? तो जी यही सवाल कोर्ट में आया है, सुप्रीम कोर्ट ने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही अच्छा एक जजमेंट दिया है कि खासकर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस होते हैं कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस की बात आती है, जब हम लिमिटेशन को जो हम लेते हैं तो परफॉर्मेंस को का फैक्टर जो है उसको लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केसेस पे जो लिमिटेशन एक्ट है वो कब से स्टार्ट होता है। अगर मैं केस लॉ की बात करूं, मतलब जो केस का अगर नंबर की बात करूं तो केस नंबर है स्क्रीन में भी डाला हुआ है। मेरे हर एक जो केसेस मैं करती हूँ बताती हूँ उसका केस नंबर मैं स्क्रीन पर डालती हूँ, साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालती हूँ। तो इसका केस का नंबर है उषा देवी एंड अदर्स वर्सेस राम कुमार सिंह एंड अदर्स, सिविल अपील नंबर 8446 ऑफ 2024। तो ये केस में ये जजमेंट निकल कर आया है और हम आज इसी केस के बारे में, इसी जजमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगता है जो मैं जानकारी देती हूँ सिविल केसेस के लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। साथ ही साथ में मैं ये बताना चाहूँगी कि फिनिक्स बी लीगल एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर एक तरह का फॉर्मेट्स, खासकर जो लॉयर्स होते हैं उनको मिलता है और ये अप टू डेट मिलता है, ये लाइव रहता है फुल टाइम पे, और जो सपोर्ट होता है उसमें वो भी आपको उसमें प्रोवाइड किया जाता है अगर कोई भी तरह का आपको डाउट उस पर होता है तो। साथ ही साथ में अगर आपको अपने केस में कोई सेकेंड ओपिनियन चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, तो आप कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए इस केस को उषा देवी एंड अदर्स वर्सेस राम कुमार सिंह एंड अदर्स का फैक्ट्स ऑफ द केस पे हम जाते हैं कि फैक्ट्स क्या है इसका, क्योंकि मैटर कर जाता है ऐसे केसेस में फैक्ट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहता है कि देखिए हर एक केस में मैं फैक्ट्स नहीं पढ़ती हूँ, उन्हीं केसेस में फैक्ट्स पढ़ती हूँ। जब अगर मैं फैक्ट्स पढ़ रही हूँ तो चीज़ का सीधा सीधा मतलब होता है कि अगर आप अपने केस में यूज़ करना चाहते हैं इस जजमेंट को, तो ये फैक्ट्स आपके केस के साथ में मैच थोड़ा होना ज़रूरी है, मतलब फैक्ट्स सिमिलर होना चाहिए, तभी आप ये जजमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में तो मैं फैक्ट्स पढ़ने वाली हूँ। तो फैक्ट्स क्या है? In the present case, the sale deed was to be executed within 1 month from the date of the said agreement. देखिए यहाँ पे एक सेल एग्रीमेंट हुआ था जिसमें ये लिखा गया था, एक क्लॉज लिखा गया था कि इसमें जो सेल डीड होना है वो 1 महीने के अंदर ही होना है, एग्रीमेंट के 1 महीने के अंदर पे ही होना है। एग्रीमेंट कब हुआ था? 7/12/1989 में हुआ था। और परफॉर्मेंस कब तक करना था? 1 महीने पे करना था। तो वो डेट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है इसकी? 16/1/1990। अब देखिए 89 से क्योंकि दिसंबर के महीने में हुआ था तो जनवरी महीने तक उसको करके ख़त्म करना था, सेल डीड कर देना था, 1 महीने का ही पीरियड था। Therefore, the limitation period would be 3 years from the set date, which would expire on 16/1/1993। अगर हम लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 58 की तरफ से अगर हम 53 की तरफ से हम जाते हैं, तो अगर हम 1990 का लेके चले तो 1990 से तो 1993 का जो 3 साल का जो लिमिटेशन पीरियड होता है केस करने का, तब तक का रहता है। ठीक है, अगर हम लिमिटेशन एक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए इंटरप्रिटेशन की बात आती है, इवन लिमिटेशन एक्ट में भी इंटरप्रिटेशन की बात आती है, और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं वो बहुत मायने रख देते हैं कि किस हिसाब से वो लिमिटेशन का इंटरप्रिटेशन कोर्ट ने लिया है, फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन का लिया है कि फ्रॉम द डेट ऑफ परफॉर्मेंस का लिया है। 3 साल तो तब पड़ते हैं, तो यहाँ से हिसाब से अगर देखा जाए तो 90, क्योंकि ज़्यादा फर्क तो नहीं आ रहा है क्योंकि 1 महीना पहले ही एग्रीमेंट हुआ था, और 19 अगर 90 का भी पकड़े तो वो 16/1/1993 का वो होता है, तो 3 साल तो बनते हैं इस एग्रीमेंट को लेके। ठीक है, Upon the failure of the appellant to execute the sale deed, the respondent preferred a suit seeking specific performance of the agreement in September 1993, that beyond 3 years. तो यहाँ पे नहीं हुआ सेल डीड तो उसने केस फाइल किया कब? 3 साल के बाद, मतलब वहाँ पे भी थोड़ा डिले हुआ, 3 साल तो हुआ, साथ साथ में 3 साल का डिले भी हुआ था क्योंकि खत्म हो रहा था 16/1/1993 को और फाइलिंग हुआ सितंबर 1993 को। सो लिमिटेशन पीरियड अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें 7-8 महीने का डिले है। ठीक है, ये तो इसके फैक्ट्स ऑफ द केस हुए। नाउ अब यहाँ पे जो लॉ की पॉइंट जो निकल कर आई, इस केस में जो लॉ पॉइंट निकल के आया, तो इस पे जो रिस्पोंडेंट था, जो मतलब जो पार्टी के अगेंस्ट में केस फाइल किया गया था, उसने ये बोला कि जो द वैलिडिटी ऑफ द सेल एग्रीमेंट वुड रिमेन वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल। उन्होंने ये बोला
कि जो 5 साल का पीरियड इसमें लगना चाहिए, जब एग्रीमेंट हुआ था उससे हमें 5 साल इसको लेना चाहिए। देयरफॉर द पीरियड और लिमिटेशन ऑफ 3 years शैल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट्स वैलिडिटी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि 1990 तक जो था उससे हमें आगे का और 5 साल लेना चाहिए, मतलब ये किस हिसाब से कैलकुलेशन हुआ था। पर इन्होंने बोला कि जो फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट है ना, जो एग्रीमेंट एक्सपायर जब डेट से वहाँ से हमको लिमिटेशन पीरियड काउंट करना चाहिए, ये जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने बोला। लेकिन जो रिस्पोंडेंट्स के जो भी ये कंटेंशन दिया था, ये आर्गुमेंट लिया था, उसको रिजेक्ट करते हुए उन्होंने बोला कि कोर्ट अपॉइंट द 3 year लिमिटेशन पीरियड वुड नॉट बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट वैलिडिटी एज द वैलिडिटी डजंट चेंज द डेट ऑफ परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने बोला कि नहीं, आपका ये जो आर्गूमेंट है ये मान नहीं सकते, मतलब दोनों लॉयर्स के बीच का एक डिस्कशन हुआ था कि आप जो बोल रहे हो कि एग्रीमेंट जो दिन खत्म हो रहा है उसके बाद से 5 साल लगेगा, वो कौन हिसाब से वो कैलकुलेशन हो, ये मुझे भी थोड़ा सा डाउटफुल लगा, क्योंकि 3 साल तो लिमिटेशन होता है। तो दूसरी पार्टी ने ये बोला कि 5 साल नहीं होगा, जो दिन परफॉर्मेंस हुआ होने का जो डेट था, जो 1 महीना का डेट था, वहाँ से लिमिटेशन काउंट होना चाहिए। और इस केस में दोनों चीज़ में ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट में और उसके 1 महीने में ही परफॉर्मेंस करना था और एग्रीमेंट एक्सपायर्ड हो जाता था 1990 में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आ गया कि कब से काउंट होना है, परफॉर्मेंस के टाइम से काउंट होना है या फिर जब एग्रीमेंट का डेट खत्म होता है तब से काउंट होना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, in essence the court said it is a date of performance of the contract which is necessary be culled out from the agreement which determines the period of limitation। तो हम जब लिमिटेशन को जब कैलकुलेट करेंगे, खासकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केसेस में, वो हम करेंगे फ्रॉम द डेट ऑफ परफॉर्मेंस से। डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ द एग्रीमेंट्स को हम नहीं लेंगे, हम डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे हम लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट करेंगे। एंड द पीरियड लिमिटेशन वुड बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहा है। खासकर जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो केसेस होते हैं उसमें यूजली लेट ही केस फाइल होता है, तब बाकायदा ही लेट फाइल होता है। और अब जब ये जजमेंट आ जाता है तो ये और भी चीज़ों को ये कर देता है कि अगर आपका जो आपने कोई पीरियड डाला है कि 1 साल के अंदर मेरा एग्रीमेंट मेरा को सेल डीड करके दो, अधिकतर वही टाइप के होते हैं, अगर वो 1 साल के अंदर नहीं करके दे तो तुरंत कोर्ट जाइए, क्योंकि वहाँ से आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो रहा है, ना कि वो एग्रीमेंट कितने साल तक वैलिड रहेगा, वो चीज़ को आपको देखने की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं कि हाँ अब 1 साल हो गया वहाँ से हम लेंगे, नहीं, आपको लेना 1 साल में नहीं करके दिया, आपका लिमिटेशन पीरियड एज पर दिस जजमेंट वहाँ से कैलकुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।